हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2018 का जो 17 सितंबर का शिफ्ट 1 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज़ में आरआरबी ग्रुप डी 2018 के हर शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करके देखें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। मैथ का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। क्या दिया हुआ है? 56 डिवाइडेड बाई 1/3 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख रहे हैं। जिसका इसमें बार दिया हुआ रहता है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ जल्दी जल्दी से कि ये तो ऐड ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये भी ऐड होगा कितना होगा 15 और ये माइनस 12, ठीक है। तो 15 माइनस 12 3, तो 27 माइनस 3 ये कितना हुआ 24, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 1/3, तो 1/3 इंटू 23, इसको इससे काटे 24, इसको 8 आया। मतलब 56 को हम लोग को 8 से डिवाइड करना है। सो द आंसर इज़ 7। ये हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। कभी भी हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम लोग ये डिवाइड सॉल्व नहीं किए, पहले इसका कंप्लीट किए। इसका पहले 3 से डिवाइड किए, उसके बाद हम लोग 56 से इंटू किए, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। इस तरह का सवाल है। इसके पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एक बार हम लोग ऐड करके निकालते हैं। सपोज ये x है, y है, ये z है, तो तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा a प्लस a माइनस कट गया, b माइनस b प्लस कट गया, c माइनस c प्लस कट गया, मतलब a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 आ गया। तो इस पूरा इजिकल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? इस पूरे इजिकल टू लिख सकते हैं 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बाई 3, ये जो है जो दिया हो वो लिख रहे हैं a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। तो सेम है, कट गया। सो द आंसर इज 1। मतलब ये फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 हो तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इजिकल टू 3xyz होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला पुट कर किए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3 हो तो हम लोगों को tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू 3, ठीक है। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि सेक जो आइडेंटिटी
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के जो फॉर्मूला सीखे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक बात हो जाएगा। और खाली हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकाले तो कितना होगा, ये 1 इधर जाएगा तो होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग ये लिखेंगे, और इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये लिखेंगे। लिखते हैं एक बार, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब हम लोग अगर इसको अंदर में इंटू कर देते हैं तो क्या होगा, टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो द टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आंसर। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी बटा में कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालने पर क्या पाते हैं, क्या आएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी इनटू में साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब इससे डिवाइड किए ये कैंसिल हो गया, अब इसका इससे इनटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख दे रहे हैं हम लोग। ये सब हम लोग एग्ज़ाम में पूरा इतना लिख के नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझ में आए। साइन है, ये सब कैलकुलेशन हम लोग इनटू ये सब मन में करते हैं। इससे इनटू हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, फिर प्लस दिए इधर में, और इसमें किसका इनटू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इनटू हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी में इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें इसका इससे इनटू करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए। सिमिलरली यहाँ पर है कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बी, और नीचे वाला जो जैसे है, इधर में जो जैसे है उसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो एक बार इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग कुछ भी हो नीचे में तो क्या होता है, 0 होता है। सो आंसर इज 0। तो हम लोग को ये फॉर्मूला जानना ज़रूरी था, और भी कुछ नहीं, और सिर्फ एलसीएम निकाल के इनटू कर दिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक काटा गया, 4 दोस्तों को क्रमशः इतना 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 मिला, तो 5वें दोस्त को कितना मिला। तो क्या करेंगे, सिंपल चारों को जोड़ देंगे और एक में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हुआ, यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं
5 और 1 6, 6/12, 6/12 मतलब क्या है 1/2। तो कितना कितना हुआ है 1/6 और 1/8। इसका एलसीएम निकालते थे कितना आएगा 24, 3 + 4 + 12, 12 3 15 4 19/24। इतना जन 4 दोस्तों में बांट लिया, तो बाकी शेष 5वां जन को कितना मिलेगा 24 में से इसको घटा देते हैं, कितना आएगा 5/24। तो इसलिए 5वां जन को मिलेगा 5/24 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos स्क्वायर 5 + 1/cosec स्क्वायर 5 + 17 = x हो तो x स्क्वायर का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। cosec स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5 + 1/cosec स्क्वायर 5 मतलब होता है sin स्क्वायर 5। ये हम लोग आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं। + 17 = x। अब हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तो इसके जगह हम लोग 1 लिखते हैं। 1 + 17 = क्या है x है, मतलब x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है x स्क्वायर का, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, तो आंसर = 324। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक का सवाल है। दो इनलेट पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। मतलब कि टंकी भरने के 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, मतलब लास्ट 3 घंटे में सिर्फ पाइप बी चला था। ठीक है, तो टंकी भरने में दोनों पाइप को कुल कितने घंटे लगे। ठीक है, तो ए को पूरा टंकी भरने में 22 घंटा लगता है, बी को पूरा टंकी भरने में 33 घंटा लगता है। अगर हम पूरा टंकी की कैपेसिटी 66, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा 66 आएगा। इस दोनों का टंकी का अगर हम लोग कैपेसिटी 66 यूनिट समझ लें। ठीक है, अगर टंकी का कैपेसिटी 66 यूनिट समझ लें तो ए का कैपेसिटी कितना है, मतलब ए का इफ़िशियंसी कितना है। ए का इफ़िशियंसी है, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 यूनिट पर आवर। 1 घंटा में कितना यूनिट ये भरता है 3 यूनिट। बी का इफ़िशियंसी कितना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है टोटल कैपेसिटी हम लोग टंकी का 66 यूनिट एज्यूम किए हुए। कैसे एज्यूम करते हैं, इस दोनों का एलसीएम निकाल दिया, जो आया वही इसका कैपेसिटी समझ लिया हम टंकी का। सवाल में बोला गया कि पूरा टंकी भरने के 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया, मतलब ए पाइप को बंद कर दिया, मतलब लास्ट 3 घंटे में कौन चल रहा था, सिर्फ बी पाइप चल रहा था। तो लास्ट 3 घंटे में बी पाइप कितना कितना यूनिट भरेगा, 3 × 2 मतलब 6 यूनिट भरेगा। ठीक है, बाकी कितना यूनिट बचा 60 यूनिट। अब देखो दोनों मिल के कितना यूनिट भरता है, अगर दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए तो 3 और 2 5 यूनिट। दोनों एक साथ अगर काम करे, दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। भरना कितना था 60 यूनिट, तो कितना लगेगा 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा, और ये 3 घंटा लास्ट में सिर्फ बी भरा था वो। तो इस तरह से 12 और 3 15 घंटा लगा टोटल टंकी को भरने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अच्युत्य 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग में और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब वो उसके पास कितने रुपए बच गए हैं, मतलब उसके पास टोटल 25,000 रुपये था। 25,000 रुपये में वो 30% दुकान के फर्निशिंग में खर्च कर दिया, 30% दुकान के फर्निशिंग में खर्च कर दिया, 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री में खर्च कर दिया।
तो अब उसके पास बचा कितना, अब उसके पास 50% बचा, 50% मतलब आधा, तो 25,000 का आधा कितना होगा, 12,500 रुपये। बस यही हम लोग से पूछा था। सो द आंसर इज़ 12,500। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक का कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि वो पेन 189 में बेचा जाता है तो उसको कितना लाभ होगा, ये हम लोग को बताना है। इसका मतलब क्या, अगर 100 रुपया अगर हम लोग उसका क्रय मूल्य समझते हैं, अनुराग के पेन का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया समझते हैं, पेन का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया समझते हैं, तो उसको हानि कितना हो रहा है, x का 1/7 हिस्सा, ठीक है। इस तरह से उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 144 रुपया। मतलब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 7x में से x माइनस हुआ कितना हुआ, 6x/7 = 144। सो उसका क्रय मूल्य कितना है, 144 गुने 7/6, 6 से इसको काटे तो 24 आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, इसको इंटू किए तो 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 168। अब अगर उसको 189 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, 9 में से 1 माइनस हुआ, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 8 में से 8 गया 21 रुपीज़, 21 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और 21 रुपीज़ कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है, तो परसेंट निकाल दे रहे हैं, 21/168। इसको हम लोग करते हैं 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में और 6 बार में, 7 से 8 बार में, 8 बार में इसको काटे, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, मतलब 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु 1, 2, -4, -3 और 4, 1 है, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख दे रहे हैं 1, 2, -4, और इधर -3, इधर लिख दिए 4, इधर 1, इसको ऐसे लिख दिया। और एक बार 1 और 2 को भी ऐसे करके लिख दे रहे हैं 1 और 2। इसका हम लोग को फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू, अब ऐसे ऐसे गुना करते जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे गुना करते जाएंगे, ठीक है। जब ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो प्लस में लिखेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। एक बार करके दिखा रहे हैं, जैसे 1 × -3, तो 1 × -3 लिखे, ठीक है। अब हम लोग 2 × -4 में इंटू करेंगे तो इसके आगे हम लोग माइनस लिखेंगे, 2 × -4, ठीक है। फिर अब -4 × 1 करेंगे तो यहाँ इसके आगे हम लोग प्लस लिखेंगे, -4 × 1, इसके आगे हम लोग प्लस लिखें। फिर -4 × 1, अब -3 × 4 लिखेंगे। जब इस साइड से कर रहे हैं तो इसके आगे माइनस लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माइनस पहले लिखें, उसके बाद -3 × 4। अब हम लोग 4 × 2 लिख रहे हैं तो इसके आगे प्लस लिखेंगे, 4 × 2। फिर वापस इससे इसका इंटू करें तो इसके आगे माइनस लिखेंगे। मतलब इधर से गुना कर रहे हैं तो प्लस, इधर से गुना कर रहे हैं तो माइनस। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 को इससे इंटू किए तो कितना हुआ, -3, 2 को 4 से इंटू किए तो -8, और माइनस, और इधर में आके माइनस इंटू हुआ तो +8। ये -4 से इंटू किए तो -4, माइनस को इससे इंटू किए तो 12, -12, और ये बाहर आया तो +12 हो गया। 4 दूनी 8, 1 एकम 1। ये है मोड, ये जो लाइन दे रहे हैं ये है मोड है। तो 4, 3 और 4 7 और 1 8, तो 8 को काट दे रहे हैं, -8 है और +8, इसको काट दिए, 12, 8, 20, तो 1/2 गुने 20, इसको इंटू किए तो 10 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है। तो सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 10 स्क्वायर यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चार भिन्न दिया हुआ है, इसका हम लोग को मौसा निकालना रहता है। जब भी हम लोग को भिन्न का मौसा निकालना होगा तो क्या करते हैं, सभी ऊपर वाला का मौसा निकाल लेते हैं और नीचे वाला का लौसा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 2, 8, 10 और 32 का मौसा कितना होगा? 2। 3, 7, 27 और 21 का मौसा लौसा निकालेंगे तो लौसा कितना होगा? 81। सो द आंसर इज 2/81। इसमें ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि ये जो संख्या दिया हुआ है x4461 अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो भी संख्या हो, अगर 11 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या होता है कि इसके ऑड प्लेस मतलब 1, 3 और 5, 7 ऐसे करके, और इवन प्लेस मतलब दूसरा और चौथा ऐसे करके, मतलब ऑड प्लेस के संख्या का योगफल और इवन प्लेस के संख्या का योगफल, या तो योगफल का डिफरेंस, मतलब इसका इसका और इसका योगफल निकालेंगे तो कितना होगा? 5 + x होगा। ठीक है। और इवन प्लेस के संख्या का योगफल कितना होगा? 4 + 6 = 10। तो इसको ऐड किए तो 10 हुआ। मतलब ऑड प्लेस के संख्या का योगफल और इवन प्लेस के संख्या का योगफल का डिफरेंस, मतलब दोनों को घटाएं तो या तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा संख्या आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंस हम लोग निकाल के देखते हैं 0 करके, तो ये कितना होगा? 5 से इसको माइनस किए तो कितना होगा? -5। सो x - 5 = 0। सो x = 5। हम लोग से यही पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिक रूल यही है कि इसके ऑड प्लेस का संख्या का योगफल और इवन प्लेस के संख्या का योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए, या जो डिफरेंस आए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होता है। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। अब ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें से हम लोग से पूछा है कि कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किया गया। तो हम देखते हैं, कुल मोबाइल बनाया गया 12,40,000, LMN द्वारा 30% बनाया गया, तो 12,40,000 का 30% हम लोग निकाल देते हैं। तो 12,40,000 का 30% निकाल रहे हैं, 30/100, 0 से 0 कट गया। अब इसमें डायरेक्ट इंटू कर दे रहे हैं, 3 0 से 3 0, 4 3 12 का 2 हाथ में 1 3 2 6 1 7 3 1 3, 3,72,000। तो 3,72,000 मोबाइल फ़ोन निर्मित किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,60,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा यदि ब्याज दर की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाए। तो इसको हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला से करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हो? 1,60,000, टाइम दिया हो 2 ईयर्स, R = 10%। चूँकि ये 10% अर्धवार्षिक है तो इसलिए एनुअल था, हम लोग को निकालना है अर्धवार्षिक, इसलिए अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा 5%। ठीक है। और ये 2 साल में आधा वर्ष कितना बार होगा? 4 टाइम्स। ठीक है। हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 का पावर n। और सिर्फ ब्याज निकालना है तो इसमें से हम लोग P माइनस कर देते हैं। तो मतलब क्या होता है? P माइनस कर दी तो P ×
ऐसे कॉमन ले लिए, 1 प्लस r बाई 100 का पावर n माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। p इजिकल टू कितना दिया हुआ है, p इजिकल टू दिया हुआ है 1,60,000 इंटू 1 प्लस r इजिकल टू 5/100 और n इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ 1,60,000 गुने, इसको इससे कैसे किया तो कितना हुआ 20। तो ये बन गया 1 प्लस 1/20, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 21/20 का पावर 4 माइनस 1, ऐसे करके निकालेंगे हम लोग। तो 21/20 का पावर 4 इजिकल टू कितना होगा, हम लोग इसको इधर में सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 16,000 नहीं 1,60,000 इंटू, इसको हम लोग पावर का 21/21 का पावर 4 करेंगे तो हमारा आएगा 194481 आप लोग इंटू करके देख लेना बाई, इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा 16,000 बोले 1,60,000। ठीक है, और ये -1 तो इसको हम लोग -1 ऐसे करके लिख रहे हैं, मतलब इसमें से -1 है ये, तो इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16,000 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 34481 बटा में 1,60,000। अभी 1,60,000 से 1,60,000 को काट दिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर 6 घंटा में टैंक को भर सकता है, तो 1 घंटा में ए और बी कितना भरेगा 1/6। उसी तरह 1 घंटा में बी और सी कितना भरेगा 1/10। सी और ए भरेगा 2/15। ठीक है, अभी तीनों मिल के 1 घंटा में कितना भरेगा, तीनों मिल के 1 घंटा में कितना भरेगा, तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं 1/6 प्लस 1/10 प्लस 2/15, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। तो ये हुआ 10 प्लस 6 प्लस 8, 8 से 14 10 24, तो इसको लिखेंगे 24/60, दैट मीन्स 2/5। ओके, 2/5 तीनों मिलके भरेगा। और ये जो हम इधर ऐड किए, ये तो इधर में 2 था, इसको हम लोग ऐड किए तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c हुआ, इसलिए अब 2 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/5। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटा में 1/5 काम करता है। अभी हम लोग को निकालना किसका है, ए अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है। तो अगर इसमें से ये ए बी और सी तीनों का काम है, अगर इसमें बी और सी का काम माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ए का काम बचेगा। तो इसलिए एक घंटा में कितना काम करता है 1/5 माइनस 1/10, एलसीएम विल बी 20, ये हुआ 4 माइनस 2 मीन्स 2/20 मीन्स 1/10। ए 1 घंटा में 1/10 कंप्लीट करता है, भरता है, तो
पूरा भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? 10 आवर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन में है, लेकिन हम इसको हिंदी में आपको बता रहे हैं कि ए टीवी इज़ बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज़ एक्स इन दिल्ली। एक टीवी को दिल्ली में X रुपये में बेचा जाता है, लेकिन एक डीलर क्या करता है, वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट। लेकिन एक डीलर गया चंडीगढ़ और वहाँ पर वो उस टीवी को 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा। ठीक है, ही स्पेंड 600 ऑन द ट्रांसपोर्ट, और उसको लाने में 600 रुपये खर्च हुए। दस ही सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर रुपीज़ एक्स, और वापस वो दिल्ली आके उस टीवी को वो X रुपये में बेच दिया। इस तरह से उसको 100/7% का प्रॉफिट हुआ। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? मतलब X का वैल्यू हम लोग को निकालना है। पहले दिल्ली में उसका प्राइस कितना था? दिल्ली में उसका प्राइस था X रुपीज़, लेकिन वो चंडीगढ़ में 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा। ठीक है, तो X रुपये का हम लोग 20% डिस्काउंट सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, X रुपये का 20% डिस्काउंट निकालते हैं। X 20% इसका निकालेंगे, मतलब 20/100 इसको कह रहे हैं, 1/5 मीन्स X/5 रुपीज़, इतना उसको डिस्काउंट मिला। तो वो कितना में ख़रीदा? उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उधर? उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा X रुपया, तो यहाँ पर पड़ता था, लेकिन उसको X/5 डिस्काउंट हो गया, तो उसको 4X/5 रुपीज़ में उधर चंडीगढ़ में पड़ा, तो उसको 4X/5 रुपीज़ में पड़ा, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन में 600 रुपीज़ खर्च किया। इस तरह से उसका टीवी का टोटल कॉस्ट इतना हो गया। सेल प्राइस क्या करता है? वो बताया कि सेल X रुपया में ही बेच रहा है दिल्ली में आकर। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, विच इज इक्वल टू दी 100/7%। 100/7% है, मीन्स इसके कॉस्ट प्राइस का 100/7% है। मीन्स इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना था इसका? 4X/5 प्लस 600, इसका 100/7%, मतलब नीचे में भी 100 लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल। ना इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा? 5X माइनस 4X इज इक्वल टू X/5 माइनस 600। इसका क्या होगा? इसका 100 से 100 कैंसिल होगा, 1/7 बचा। 1/7 को अंदर में इंटू करेंगे तो कितना होगा? 4X/35 प्लस 600/7। वापस से 4X को इस साइड लाते हैं, माइनस करना है, तो X/5 माइनस 4X/35। 600 को इस साइड ले जाएंगे, 600 प्लस 600/7 35। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसको थोड़ा इधर में सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 35 और इससे डिवाइड किया तो 7X माइनस 4X इज इक्वल टू, इसका इससे इंटू किया और इसको ऐड कर दिया, कितना होगा? 7×42 7×7 इज इक्वल टू 4800/7। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, कितना हुआ? 3X/35 इज इक्वल टू 4800/7। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 7 को इससे 5 टाइम्स, 5 को हम इधर में इंटू कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल किया तो 1600 को 5 से इंटू करेंगे तो X इज इक्वल टू 8000। सो वैल्यू ऑफ X इज 8000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, द ट्रायंगल ABC, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है थ्रू द पॉइंट C। हम लोग को दिया हुआ कि BCD इज इक्वल टू 72 डिग्री, BCD दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये हम लोग से एंगल दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये पेन चल क्यों दे रहा है? 72 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC, ये एंगल बताना है। तो हम लोग का क्या होता है कि ये और ये एकांतर कोण है, तो ये एंगल और इस एंगल का मान बराबर होता है, एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। सो द एंगल BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री। BAC भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 720 रुपीज़ वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C, D and E. The sum received by them was in ascending order and in arithmetic progression. E received 40 rupees more than A. How much did B receive? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि अगर उसमें टर्म कुछ ऐसा होता है, अगर फर्स्ट टर्म x है, फर्स्ट टर्म अगर x है, फर्स्ट टर्म अगर x है तो सेकेंड टर्म उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता जाता है, x प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या होगा कि उसमें भी d ऐड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, उसमें भी d ऐड हो जाएगा, मतलब 2d तो था, एक और d ऐड हो जाएगा। ऐसे करके इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये 5 है तो इसके बाद वाला टर्म 7 होगा, इसके बाद वाला टर्म 9 होगा, इसके बाद वाला टर्म 11 होगा। ऐसे करके एक कांस्टेंट टर्म ऐड होते चला जाएगा, तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 5 जन को जो पैसा डिवाइड किया गया, दैट वाज डिवाइडेड इन असेंडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे बढ़ते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिवाइड किया गया था। मतलब A को अगर x मिला तो B को कितना मिलेगा, x प्लस डी। C को कितना मिलेगा, x प्लस 2d। D को कितना मिलेगा, x प्लस 3d। और E को मिलेगा x प्लस 4d, ठीक है। तो इस तरह से A और E में कितना डिफरेंस है, मतलब E का ज़्यादा है तो E में से हम इसको माइनस अगर करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 4d में से अगर हम लोग पहला का टर्म माइनस कर देते तो कितना हो गया, 4d हो गया। और ये दिस डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 40। मतलब E को A से 40 रुपया ज़्यादा मिला, तो 4d इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टर्म में 10 जुड़ते जा रहा है, 10 जुड़ते जा रहा है, 10 जुड़ते जा रहा है, 10 जुड़ते जा रहा है। अगर पाँचों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10d इज इक्वल टू कितना है, और हम लोग को d का वैल्यू पता है, d इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 720। इसको इससे इंटू किए तो कितना हुआ, 100, 100 को इसमें से माइनस किए तो 620। 5x इज इक्वल टू 620, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 620। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 620 बाई 5। इसको 5 से कैंसिल करते कितना होगा, 1 2 4। सो द राइट आंसर इज 1 2 4। क्यों, क्योंकि हम लोग को a का वैल्यू पूछा था कि a को कितना मिला, सो द a को इतना रुपया मिला। सो दिस इज द end of this video।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो अगर चाहते हैं कि आप मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो आप एक लाइक ज़रूर बनता है, और अपने डाउट्स को आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।